जो लोग मेरे इस चैनल पर नए हैं या फिर मेरा ये वीडियो किसी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं, वो मेरा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स एकदम टाइम पर मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारे वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लगते हैं, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, तो आप अपने इस चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं इसके पेट्रॉन बन करके या फिर इसकी मेंबरशिप लेकर के। पेट्रॉन बनने का लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अलग से डाल दिया, जिस पर क्लिक करके आप पेट्रॉन बन सकते हैं। और मेंबरशिप लेने का लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अलग से दिया गया है, जिस पर क्लिक करके आप अपने इस चैनल के मेंबर बन सकते हैं। तो चलिए आज के सियासी तमाशे के सफर को शुरू करते हैं। दोस्तों, वॉशिंगटन पोस्ट की इस हेडलाइन को देखें। इसमें वॉशिंगटन पोस्ट बता रहा है कि इस्राइल के लिए हिजबुल्लाह से जीतना मुश्किल होगा और बेंजामिन नेतन्याहू ये लड़ाई सिर्फ अपनी गद्दी बचाने के लिए करना चाह रहे हैं। अमेरिकी फॉरेन सेक्रेटरी नेतन्याहू को समझाने और मनाने के लिए तेल अवीव पहुंचेंगे। जानकारों की माने तो नेतन्याहू हिजबुल्लाह के साथ जंग चाहते हैं और अमेरिका का तनाव कम करने की पॉलिसी फेल होती दिख रही है। जब तक अमेरिका नेतन्याहू को वो करने की इजाजत देता है जो वो चाहता है, बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन इस रीजन के हालातों को बिगड़ने से बचने में कामयाब नहीं रहेगा। नेतन्याहू अब हिजबुल्लाह के साथ अपनी किस्मत आजमाना चाहते हैं क्योंकि वो गजा में अपने मिलिट्री टारगेट हासिल करने में पूरी तरह फेल रहे हैं। आईडीएफ बंधकों को आजाद कराने में फेल रही है और तेल अवीव पर अभी भी रोजाना रॉकेटों की बौछार हो रही है। नेतन्याहू बहुत अच्छे से जानते हैं कि अगर उन्होंने ठीक ठाक जीत हासिल नहीं करी तो उनका सियासी करियर पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। जबकि अमेरिका ने साफ साफ इजराइल को वार्निंग दी हुई है कि वो हिजबुल्लाह को हराने में कामयाब नहीं हो पाएंगे। इस बात का एक और कंफर्मेशन ये भी है कि इन दिनों पूरा वेस्टर्न पॉलिटिकल वर्ल्ड हिजबुल्लाह के साथ सीज फायर करने के लिए बात कर रहा है। हालात इजराइल किसी भी हालत में सीज फायर एक्सेप्ट नहीं करेगा से इजराइल सीज फायर के लिए भीख मांग रहा है में बदल चुके हैं। ईरान ने पहले ही ऐलान कर दिया है कि उसने अमेरिका के सीज फायर ऑफर को इस बहाने से रिजेक्ट कर दिया है कि यह हमास, हिजबुल्लाह, हुतीज और इराक में इस्लामी मिलिशिया के फैसला लेने का मामला है। वहीं दूसरी तरफ इस्राएली न्यूज चैनल 12 के मुताबिक सिक्योरिटी लीडर्स ने नेतन्याहू को वार्निंग दी है कि वेस्ट बैंक एक बड़े तनाव के करीब पहुंच रहा है। इस्राएली सेना ने और ज्यादा मिलिट्री रीइंफोर्समेंट और एक D9 बुलडोजर तुलकम कैंप वेस्ट बैंक को घेरने के लिए भेजा हुआ है। इसके बावजूद वहां वायलेंट झड़पें जारी हैं। पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस ने तुलकर्म पर हमला करने वाले व्हीकल्स को एक्सप्लोजिव डिवाइसेस से निशाना बनाया है। जानकारों के मुताबिक वेस्ट बैंक दिन ब दिन और ज्यादा सुलगता जा रहा है। कई लोग मारे गए हैं और तमाम लोग जख्मी हुए हैं। पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस और इजरायली आर्मी के बीच हर जगह झड़पें हो रही हैं। पर यह भी जानना बेहद अहम है कि 7 अक्टूबर से पहले वेस्ट बैंक पूरी तरह से आईडीएफ के घेरे में था। सभी सिटीज के बीच इजरायली चेक पॉइंट्स थे, साथ ही फेंसेस और नेट्स भी लगे हुए थे। वहां कोई परिंदा भी इजरायली फौज की मर्जी के बिना उड़ नहीं सकता था। वहां के लोगों को इस्राएली सेना लगातार मारती और परेशान करती और किडनैप करती रही है। वहां इस्राएली फौज ने फिलिस्तीनियों के घरों को जबरन ले लिया और उन्हें दुनिया भर के आए इस्राएली सेटलर्स को दे दिया है। लेकिन अब फिलिस्तीनी वहां इतने भारी हथियारों से लैस हैं कि वो पहले से ही आईडीएफ के खिलाफ सीरियस मिलिट्री रेजिस्टेंस कर रहे हैं। इसका मतलब है कि केओस यानी अराजकता को एक्सप्लॉइट करते हुए वहां इस्राएली सिक्योरिटी सिस्टम में सेंध लगाकर भारी तादाद में हथियार पहुंच रहे हैं। दूसरी तरफ लेबनान में इस्राएली हमले में एक हिजबुल्लाह कमांडर की मौत हो चुकी है। 7 अक्टूबर के बाद से ये तीसरी टारगेट किलिंग है। नेतन्याहू चाहते हैं कि हिजबुल्लाह और ज्यादा मजबूती से जवाब दे ताकि वो जंग का एक्सपेंशन कर सके, जिससे सीधे ईरानी रेस्पॉन्स मिले और अमेरिका को जंग में घसीटा जा सके। दोस्तों, इस्राएली सेना के ड्रोन हमले में हिजबुल्लाह के एक सीनियर कमांडर की मौत हो गई है। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक साउदर्न लेबनान में हुए हमले में मारे गए हिजबुल्लाह कमांडर की पहचान विसम अल ताविल के तौर पर हुई है। विसम अल ताविल हिजबुल्लाह की एक यूनिट राडवान फोर्स के डेप्यूटी चीफ थे। रॉयटर्स ने 3 सोर्सेस का हवाला देते हुए बताया है कि अल ताविल और एक दूसरे हिजबुल्लाह के लड़ाके की उस वक्त मौत हो गई जब लेबनानी गांव मजदल सल्म पर हुई एक स्ट्राइक की जद में उनकी कार आ गई।
लेबनानी जानकारों का मानना है कि अब मामला बिगड़ेगा। हिजबुल्लाह के नेता सैयद हसन नसरल्लाह तो पहले ही इसराइल को लेबनान के खिलाफ जंग शुरू नहीं करने की वार्निंग दे चुके हैं। अब कहा जा रहा है कि इस हमले ने हिजबुल्लाह को बेचैन कर दिया है और आमतौर पर ऐसी वारदातों के बाद रिस्पांस में बदला लेने का ट्रेडिशन भी मौजूद है। इस पर सामने आने वाले रिस्पांस से हालात की संजीदगी का भी अंदाजा होता है। माना जा रहा है कि इसराइल को जल्द ही रिटेलिएटरी एक्शंस का सामना करना पड़ेगा। इसका एक एग्जाम्पल दुनिया पहले ही देख चुकी है, यानी हुतीज का इसराइल से जुड़े समुद्री जहाज को हाईजैक करना और इसराइली इंटरेस्ट को निशाना बनाना। हुतियों ने अक्टूबर में शुरू होने वाली गजा जंग के बाद हमास की मदद के इरादे का ऐलान किया था। वो वेस्टर्न ताकतों की तरफ से वार्निंग के बावजूद खुलकर हमास का सपोर्ट कर रहे हैं। और दूसरी तरफ इजरायली सेना के ड्रोन हमले में हिजबुल्लाह के एक सीनियर कमांडर की मौत से पहले लेबनान में हमास के नेता सालेह अल अरूरी की ड्रोन हमले में मौत एक और ऐसा मामला है जो इस रीजन में हालात को खतरनाक मोड़ पर ले आया है। अब सवाल ये उठता है कि क्या इस रीजन की दूसरी ताकतें और मुल्क भी इस जंग में भरपूर तरीके से शामिल होने वाले हैं? इसराइल के सबसे अहम सहयोगी अमेरिका ने जंग को हिजबुल्लाह तक ले जाने के खिलाफ कई बार इसराइल को होशियार किया है, क्योंकि इसके नतीजों का अंदाजा अमेरिका को पहले से ही है। सवाल यह है कि क्या इस हालात में ये रीजनल मुल्कों की जंग इससे भी आगे बढ़कर एक वर्ल्ड वॉर में बदल सकती है? दोस्तों, अब तक इस जंग में नॉन स्टेट आर्म्ड ग्रुप्स और प्रॉक्सी का अहम रोल रहा है। ईरान के सपोर्ट वाले आर्म्ड ग्रुप्स पर इन कार्रवाइयों में शामिल होने का इल्जाम लगा है। इस बैकग्राउंड में अगर सीरिया और इराक के हालात देखें तो वहां भी अमेरिकी सैनिक अड्डों पर हमलों को इस जंग की एक कड़ी के तौर पर देखा जा रहा है। बेरूत में हमास के नेता की हत्या, ईरान में बम धमाकों में 200 से ज्यादा लोगों की मौतें और अब इस्राएली सेना के ड्रोन हमले में हिजबुल्लाह के एक सीनियर कमांडर की मौत, ये सब इशारा कर रहे हैं कि इस्राइल हमास जंग में रीजन के दूसरे खिलाड़ियों को भी शामिल करना चाहता है। इस जंग में अलग अलग मुल्कों के किरदार पर अगर नजर डालें तो अंदाजा होता है कि इस जंग के चलते जो देश भी लपेटे में आ सकते हैं वो हैं ईरान, लेबनान, यमन, चीन और रूस। और अगर जानकारों की माने तो हमास और दूसरे प्रॉक्सी का सपोर्ट करने पर इसराइल या अमेरिका ईरान पर सीधे हमला कर सकता है। ऐसी पॉसिबिलिटी है और यह बड़ी ताकतों के साथ लार्जर टेरिटोरियल डिस्प्यूट को पैदा कर सकता है। वही हिजबुल्लाह अगर लेबनान से अपने हमले में इजाफा करता है तो उसकी भी इसराइल के साथ जंग शुरू हो सकती है और यह पूरे रीजन को अनस्टेबल कर सकती है। वहीं अगर हुतीज ने रेड सी में अपने हमले जारी रखे तो ये इसराइल की समुद्री सिक्योरिटी और कारोबार के लिए बहुत बड़ा खतरा पैदा हो सकता है। वेस्टर्न ताकतों की तरफ से हुतियों के हमलों पर करे गए रेस्पॉन्स को देखकर इसका अंदाजा हो जाता है। वहीं जानकारों का मानना है कि चीन और रूस दोनों रीजन में अमेरिकी दबदबे को चुनौती देने के लिए मिडिल ईस्ट के मौजूदा कॉन्फ्लिक्ट में इंटरफेरेंस कर सकते हैं। रूस और चीन की इस दखल अंदाजी के चलते वर्ल्ड वॉर जैसे हालात पैदा हो सकते हैं। दोस्तों, इस जंग में अब तक ज्यादातर बड़ा रोल प्रॉक्सी या नॉन स्टेट इंस्टीट्यूशंस का रहा है, मगर जानकारों का मानना है कि इस रीजन के कुछ मुल्कों और सिर्फ कुछ इस्लामिक मुल्कों की तरफ से ही मौजूदा सिचुएशन को चैलेंज करने या बदलने के लिए जरूरत के मुताबिक कोशिश होती नजर आ रही है। जब से अक्टूबर में हमास और इसराइल के बीच जंग शुरू हुई है, उसके बाद से ये सवाल बार बार उठ रहे हैं कि रीजन में बड़ी ताकतें क्या स्टैंड लेंगी और क्या हालात किसी बड़े कॉन्फ्लिक्ट की तरफ जा सकते हैं। ये सवाल हाल की तमाम एक्टिविटीज के बाद और भी ज्यादा अहम हो गए हैं। जब इसराइल ने गजा पर हमला किया था तो देश के लीडरशिप ने हमास का पूरी तरह खात्मा करने की बात कही थी। अब देश से बाहर मौजूद हमास के नेता और हिजबुल्लाह के कमांडर पर हमला इस जंग को नया मोड़ दे रहा है। हमास के जिन नेताओं को टारगेट किया गया था वो हमास, हिजबुल्लाह और ईरान के बीच अहम कड़ी के तौर पर काम कर रहे थे। इस हमले के बाद ऐसा डर जाहिर किया जा रहा है कि अब ये जंग गजा तक ही लिमिटेड नहीं रह गई है। जानकारों के मुताबिक अल अरूरी और हिजबुल्लाह के कमांडर की हत्या ने नसरुल्लाह और हिजबुल्लाह को मुश्किल में डाल दिया है। ज्यादातर लेबनानी भी गुस्से में हैं। जो लेबनानी इसराइल के साथ जंग नहीं चाह रहे थे वो भी अब सही जवाब इसराइल को देने की वकालत कर रहे हैं। वहीं सही रिस्पांस ना देने पर इसराइल को इस बात का और जोर मिलेगा कि वो लेबनान में और टारगेट्स को निशाना बनाए।
हिजबुल्लाह के मुताबिक ये हमला लेबनान, उसकी आवाम, सिक्योरिटी और सोवरेनिटी पर है। हिजबुल्लाह लीडरशिप का यह भी कहना है कि वो इसके लिए इसराइल को सजा देगा। दूसरी तरफ यमन के हूतीज गजा में जारी जंग के चलते इसराइल को लगातार निशाना बना रहे हैं। अपनी स्ट्रैटेजिक पोजीशन का इस्तेमाल करते हुए हूतियों ने रेड सी से गुजरने वाले बड़े समुद्री जहाजों को नुकसान पहुंचाया है, जिनमें इसराइल से जुड़े समुद्री जहाज शामिल हैं, और ये वेस्टर्न ताकतों के लिए एक बड़ा सरदर्द बन गया है। कुल मिलाकर हूतीज इसराइल के लिए बड़ा खतरा बन चुके हैं और ये इस जंग की एक बेहद अहम कड़ी साबित हो रही है। यूरोपियन यूनियन की संसद के फॉर्मर मेंबर और एनालिस्ट सेट्रॉन स्टीवेंसन का कहना है कि ईरान के सपोर्ट से रेड सी में समुद्री जहाजों पर हमले यकीनन वो मूवमेंट्स हैं, वो पल है जब बात हद से आगे बढ़ चुकी है और अमेरिका की अगुवाई वाले वेस्टर्न एलीज की हूतियों पर कार्रवाइयां इस रीजन की दूसरी ताकतों को भी इस जंग में घसीट सकती है। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी दूसरे नए सियासी तमाशे के साथ। जय हिंद, सत्यमेव जयते, अल्लाह हाफिज। दोस्तों, हमारा पूरा वीडियो और दूसरे और वीडियोस देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारे वीडियोस इंफॉर्मेटिव लगते हैं, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, तो आप अपने इस चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं इसके पेट्रॉन बन करके या फिर इसकी मेंबरशिप लेकर के। दोनों का ही लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अलग अलग दे दिया गया है। और आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं हमारे ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर। मेरा ट्विटर हैंडल है @arshi aziz khan। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में।